नमस्कार सभी को। परीक्षा जंक्शन के इस प्लेटफॉर्म पे सभी का हार्दिक स्वागत है। तो चलिए बच्चों, अब हम बात कर लेते हैं पॉलिटी के लेक्चर की। और पॉलिटी के लेक्चर जैसे मैंने बताया था कि पिछले पार्ट में हम नेक्स्ट पार्ट में आगे की तरफ बढ़ेंगे और संसद को बरकरार रखेंगे। तो चलिए, और संसद में हमने लास्ट जो टॉपिक था वो शायद राज्यसभा चल रहा था मे बी, और राज्यसभा का परिचय हमें दे दिया था कि राज्यसभा को उच्च सदन, स्थायी सदन और राज्य परिषद के नाम से भी इसे जाना जाता था 1954 से पहले। 1954 के बाद इसका नाम राज्यसभा किया गया और राज्यसभा का जो पहला गठन था वो 1952 को किया गया था। लेकिन राज्यसभा का परिचय ही राज्यसभा नहीं है। राज्यसभा के परिचय से भी हमको आगे निकलना होगा और यहाँ पर सीटों का, चुनावों का और इसके पीठासीन अधिकारियों का बात करना होगा। पीठासीन अधिकारी का मतलब होता है प्रोसीडिंग ऑफिसर। जो प्रोसीडिंग ऑफिसर होते हैं, प्रोसीडिंग का मतलब देखो, हमारे पास दो भारत की शासन में, भारत की संरचना में, स्ट्रक्चर में दो प्रकार के अधिकारी होते हैं। एक होता है ब्यूरोक्रेट अधिकारी, ब्यूरोक्रेट ऑफिसर, और एक होता है प्रोसीडिंग ऑफिसर। प्रोसीडिंग ऑफिसर का मतलब होता है जो जनता के माध्यम से चुनकर आता है, चाहे इनडायरेक्टली चाहे डायरेक्टली। एक होता है ब्यूरोक्रेट ऑफिसर जो एग्जाम को निकाल के या किसी कंपटीशन को फाइट करके बनता है, जैसे आईएएस अधिकारी। ये सारे ब्यूरोक्रेट ऑफिसर होते हैं। लेकिन आपको यकीनन ये बुरा लगेगा सुनकर, मैं बता दे रहा हूं कि प्रोसीडिंग ऑफिसर जो होता है वो किसी एक ब्यूरोक्रेट ऑफिसर से बहुत कई दोगुना बड़ा होता है, पावर में भी और औहदे में भी और पद में भी बड़ा होता है, जैसे आपने देखा होगा। चलिए, तो अब बात कर लेते हैं राज्यसभा के हम सीटों के बारे में। तो आप लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे सभी, एलोकेशन यानी सीट्स एलोकेशन ऑफ द इन द राज्यसभा। तो डालें सीट्स एलोकेशन इन द राज्यसभा। तो चलिए पहले इंडियन पॉलिटी लिख देते हैं यहां पर, इंडियन पॉलिटी। और इंडियन पॉलिटी में हमने राज्यसभा यानी संसद, भारतीय संसद स्टार्ट किया हुआ था। तो भारतीय संसद, ओके। और भारतीय संसद में यानी भारतीय संसद, तो भारतीय संसद में हमने राज्यसभा को पढ़ा रहे थे। तो राज्यसभा का परिचय कहीं हद तक हो चुका था। अब आते हैं राज्यसभा में सीटों का बंटवारा या सीटों का आवंटन। राज्यसभा में सीटों का आवंटन, देखो इस चीज को जिसने अच्छे से समझ लिया वो कभी भी ये किसी से भी पढ़ते समय या किताब पढ़ते समय या किसी टीचर से पढ़ते समय ये कभी डाउट में नहीं रहेगा कि सर सीटों का बंटवारा होता कैसे है। मैं पहले आपको ये बता दूं कि राज्यसभा में टोटल सीट होती कितनी है। टोटल सीटों का जो भी प्रावधान है, जो प्रोविजन है, वो अभी सीट है 250, यानी 250 सीटों का यहां पर एलोकेशन दिया गया है। तो आप बोलेंगे कि टोटल 250 सीट्स एलोकेट इन द राज्यसभा। तो आप लिख सकते हैं यहां पर कि सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि राज्यसभा में सीटों का जो आवंटन होता है वो टोटल मिला के, यानी सबसे है कि राज्यसभा में कुल अधिकतम सीटें, राज्यसभा में कुल अधिकतम सीटें कितनी हैं, कुल अधिकतम सीटें, और वो सीटें हैं आपकी 250, 250, यानी 250 सीट जो होती हैं वो टोटल होती हैं। क्या है? टोटल सीट। तो यहां से आप पूरा गणित समझेंगे एक बार, टोटल सीट्स इन राज्यसभा। चलिए, तो टोटल सीट कितनी है? 250। लेकिन 250 सीटों में से कितनी राज्य की हैं, कितनी यूटी की हैं और कितनी मनोनीत की हैं, यानी जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं। देखो, राज्यसभा में दो तरीके के सदस्य होते हैं। आपको मैं यहां पर लिखना चाहूंगा एक गणित के तौर पर कि राज्यसभा हमारे पास मान लो ये है, तो ये संसद का एक हायर हाउस है, अपर हाउस है। तो यदि हमारे पास संसद का अपर हाउस राज्यसभा है तो राज्यसभा में टोटल जो सीटें होती हैं वो होती हैं 250, ठीक है। और 250 सीटों में से कितनी स्टेट की हैं, कितनी यूटी की हैं और कितनी नॉमिनेटेड की हैं। देखो, राज्यसभा में दो तरीके के सदस्य आते हैं। पहला सदस्य आता है निर्वाचित, जिसको आप कहते हैं इलेक्टेड मेंबर इन राज्यसभा या ऑफ राज्यसभा। दूसरे होते हैं मनोनीत सदस्य। तो राज्यसभा के पहले सदस्य होते हैं निर्वाचित और दूसरे प्रकार के सदस्य होते हैं, यानी टू काइंड ऑफ मेंबर इन राज्यसभा, फर्स्ट इलेक्टेड मेंबर एंड सेकंड नॉमिनेटेड मेंबर। जो निर्वाचित सदस्य होते हैं ये कहां कहां से आ सकते हैं? ये आ सकते हैं आपके राज्य से यानी स्टेट से, ये सदस्य आपके आ सकते हैं यूटी से, ठीक है, यूटी से या स्टेट से। दो ही ऐसी संस्था हैं, यानी स्टेट और यूटी, वहां से इलेक्टेड मेंबर आप ले सकते हैं, ठीक है।
उसके अलावा जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं ये कहां से आते हैं, ये किसी क्षेत्र से आते हैं, ये किसी क्षेत्र से आते हैं, यानी किसी भी सेक्टर से आ सकते हैं ये। अब सेक्टर कौन कौन से सर, ये सेक्टर तो आपको बाद में बताए जाएंगे, बस इतना याद रखना कि जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं वो किसी राज्य को तो करते ही हैं, राज्य को तो रिप्रेजेंट करते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये अपनी खूबियां, अपनी उपलब्धियां, यानी अपने अचीवमेंट, अपनी प्रोग्रेस को भी यहां पर रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अब बात करते हैं तो 250 सीटें हैं। अब 250 सीटों में से मैं एक बात देखूं कि कितनी स्टेट की हैं। जैसे कि इसका बंटवारा जब हम करते हैं तो 238 सीटें यहां पर, इसको ऐसे बांट लें और 238 और यहां पर बांट लेंगे 12 सीटें, तो टोटल कितनी हो गई, टोटल इनको जोड़ के देखें तो यहां पर होती हैं 250 सीटें, यानी 250 सीटें। अब 12 सीटें जो होती हैं ये तो नॉमिनेटेड सीटें होती हैं, तो इनसे तो हमें कोई छेड़छाड़ करनी नहीं है। तो यहां पर जो 12 सीटें आती हैं ये आती हैं मनोनीत की, किसकी, मनोनीत की। ये तो नॉमिनेटेड सीटें हैं जिनको राष्ट्रपति मनोनीत करता है हर साल, हर 2 वर्ष में, ठीक है। तो 12 सीटों को मनोनीत करने का काम राष्ट्रपति करता है, यहां से तो हमें छेड़छाड़ नहीं करनी। लेकिन अब बची 238 सीटें, ये 238 जो सीटें हैं इसमें से डिवाइडेशन देखें तो डिवाइडेशन बनता है मेरा यानी 229। उसके अलावा और बनता है 4 सीटों का बंटवारा, और 4 सीटों के साथ और जो सीटें हैं यानी 229 प्लस 4 कितनी हो गई, 233, और 233 या 233 और 233 और 38 कितनी सीटें बची हैं यहां पर, 5 सीटें। तो 5 सीटें अभी यहां पर ये है, ठीक है। तो 238 का डिवाइडेशन क्या हो गया, 229, 4 और 5। अब सर ये सीटें किसकी हैं, देखो 229 जो सीटें होती हैं ये होती हैं स्टेट की, कितनी, ये सीटें हैं राज्यों की, यानी स्टेट की। तो ये सीटें किसकी हो गई, राज्यों की हो गई। और हमारे भारत में भी राज्य कितने हैं, हमारे भारत में अभी राज्य हैं 28 स्टेट, कितने हैं, 28, यानी 28 राज्यों से 229 सीटों का एलोकेशन मिलता है राज्यसभा को, ठीक है। यानी 28 सीटों से 229 लोग यहां पर चुनकर आते हैं जनता के माध्यम से, अप्रत्यक्ष माध्यम से, ठीक है। चलिए उसके बाद जो 4 सीटें बचती हैं, ये 4 सीटें आपकी आती हैं यूटी से। कौन सी आती हैं, यूटी से। यूटी का मतलब होता है यूनियन टेरिटरी, यानी केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। चलिए और हमारे पास, और ये 5 सीटें जो होती हैं ये भी एक तरह से यूटी की ही सीटें हैं, लेकिन ये वह यूटी की सीटें हैं जहां पर, वह यूटी की सीटें हैं जहां पर राज्यसभा की सीट अभी नहीं है, लेकिन भविष्य में कभी ये सीट हो सकती है, ठीक है। ऐसी यानी भारत में ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जहां अभी सीटों का बंटवारा नहीं किया गया है, लेकिन भविष्य में कभी वहां पर सीट हो सकती है। इसलिए संविधान ने पहले से ही यहां पर सीट का एलोकेशन कर दिया है कि यदि भविष्य में कभी उस यूटी में जहां सीट अभी नहीं है, उनके नाम बताऊंगा मैं, जहां पर सीट अभी नहीं है वहां पर सीटों का बंटवारा आगे हो सके, इसलिए यहां पर पहली सीट दे दी है। जैसे कि मान लो आपके जिले में 2 सीटों का एलोकेशन पहले से दे रखा है, लेकिन वो एलोकेट नहीं हो सकती, अभी वो लागू नहीं है, समझ गए। तो चलिए अब बचे 229 और प्लस 4, इसको मैं जोड़ के देखूं तो सीटों का एलोकेशन बनता है 233 सीटें। और 233 जो सीटें होती हैं ये 2 जगह से मिलती हैं, एक तो मिलती है यूटी से और एक मिलती है स्टेट से, ठीक है। यानी स्टेट और यूटी को मिला के बनता है कितना, 233 सीट। तो 233 अभी जो राज्यसभा में जो निर्वाचित और मनोनीत सदस्य जो भाग लेते हैं, जो एक्टिव सीट है, इसे कहते हैं पैसिव सीट। अभी ये सक्रिय नहीं है, अभी ये एक्शन में नहीं आई है, लेकिन एक्शन में कभी भी आ सकती है। चलिए तो अभी राज्यसभा में जो एक्टिव सीटें हैं जो हर साल भरी जाती हैं टोटल सदस्यों के रूप में, वो कितनी सीटें हैं, तो एक्टिव सीटों की बात कर लेते हैं। चलिए तो यहां पर लिखेंगे सक्रिय सीटें, सक्रिय सीटें। और सक्रिय सीटें हैं कितनी हमारे भारत में भी राज्यसभा में देखें तो एक तो है आपकी 233, जो 229 तो आती हैं स्टेट से और 4 आती हैं यूटी से, ठीक है। तो 233 टोटल है, ठीक है। और 233 को मैं बांटने चलूं तो 229 और प्लस 4 जो सीटें हैं ये आती हैं यूटी से, और 229 जो सीटें हैं ये आती हैं स्टेट से, ठीक है। स्टेट और यूटी दोनों को मिला के बना 233 जो एक्टिव सीटें हैं जो राज्यसभा में निर्वाचित होती हैं। चलिए उसके अलावा अब बची आपकी कितनी सीटें, 12 सीटें। भाई 229 प्लस 4 तो यहां आ गया, ठीक है। 5 ही सीटें भी क्या है,
ये एक्टिव नहीं है तो इनको छोड़ दीजिए। अब बची कितनी, 12 सीटें। तो 12 सीटों को यहां ले आइए, तो प्लस 12, और 12 का मतलब अभी होता है कितना, ये है नॉमिनेटेड सीटें, ये आपकी है नॉमिनेटेड, नॉमिनेटेड मेंबर। यहां पर नॉमिनेटेड मेंबर आते हैं, किसी भी सेक्टर से आ सकते हैं। तो ये जो नॉमिनेटेड सेंटर है, नॉमिनेटेड मेंबर हैं, इनको मिला के देखा तो 233 और प्लस 12 ये कितने बने, ये बन गए आपके 245। तो अभी राज्यसभा में टोटल सीटों पर जो चुनाव होते हैं वो 245 सीटों पर चुनाव होते हैं, और 245 पर इलेक्टेड और नॉमिनेटेड राज्यसभा के सदस्य के रूप में बैठते हैं और यहां पर कार्यवाही चलती है। तो राज्यसभा में अभी जो सीटें हैं वो 245 हैं, लेकिन कुल अधिकतम सीटों का यहां पर एलोकेशन कितना है, एलोकेशन है 250 का। तो मैंने सही लिखा था कि राज्यसभा में कुल अधिकतम सीटें हैं तो 250 हैं, लेकिन आप लिख सकते हैं तो ये वाला आंकड़ा आपका फिक्स रहेगा। इस वाले बॉक्स को बिल्कुल डिनोट कर लीजिएगा, ये बॉक्स चलता है अभी राज्यसभा में हमारे, ठीक है। लेकिन 245 और 50 कितने का अंतर है, यहां पर अंतर है केवल 5 का, तो -5 का अंतर है। यानी ये 5 सीटें कौन सी हैं, ये वाली जो पैसिव हैं, जो कौन सी हैं, पैसिव, बिल्कुल सोई हुई सीट है, अभी ये जागी हुई नहीं है। यानी चलिए अब मैं बात कर लेता हूं, यानी कुल मिला के 4 और 5 ये यूटी की सीट है, लेकिन टोटल हमारे पास 8 यूटी है, और 8 यूटी में से 4 यूटी ऐसी हैं जहां पर अभी राज्यसभा सीट है, और 4 यूटी ऐसी हैं जहां पर राज्यसभा सीट नहीं है। लेकिन ये 5 उनके लिए पहले से रख रखी है रिजर्व करके, कि कभी भविष्य में जरूरत पड़े तो उन 4 यूटियों के लिए ये 5 सीटों को हम एक्टिव कर सके। तो 245 सीटों पर हम चुनाव करा देते हैं। चलिए, तो 245 सीटें यहां पर आ चुकी हैं, ठीक है। अब ये 5 सीटें तो यहां पर लिख सकते हैं कि वर्तमान में राज्यसभा में कुल सीटें जो सक्रिय रूप से लागू हैं, वो कितनी सीटें हैं, वो हैं आपकी 245। और 245 को मैं तोड़ा जाऊं तो 245 को तोड़ने में, ब्रेक करने में 233 प्लस 12 का समय लगता है, ठीक है। और 233 को भी ब्रेक करके देखा जाए तो ये बनता है 229 प्लस 4 और प्लस ये 12, सेम की सेम आ जाता है, ठीक है। इसको जोड़ा जाए तो बनता है 245, टोटल मेंबर 245 हो गए। चलिए, और ये जो आते हैं, ये आती है स्टेट से, ये स्टेट की है, ये जो आती है वो यूटी की आती है, और ये जो आती है वो नॉमिनेटेड मेंबर की आती है, एनएम, नॉमिनेटेड मेंबर, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूं 12 सदस्यों की, ठीक है। तो यहां पर लिख सकते हैं आप पूरे तरीके से, तो चलिए लिख देते हैं एक बार। तो यहां पर इसी की डेफिनेशंस को लिख देते हैं। तो लिखेंगे कि 229 सीटों पर राज्यों के सभी निर्वाचित सदस्य आते हैं, सभी निर्वाचित सदस्य आते हैं, ओके। और जो 4 सीटें हैं, उन 4 सीटों पर कौन आता है, उन 4 सीटों पर आते हैं, चलिए, तो 229 सीटों पर तो ये हो गया आपका, ठीक है। और 4 सीटों पर कौन हो गया, लिखेंगे कि 4 सीटों पर कौन आते हैं, 4 सीटों पर 4 यूनियन टेरिटरी में, कितने, 4 यूनियन टेरिटरी, 4 सीटों पर केंद्र शासित प्रदेश से चुने गए सभी निर्वाचित सदस्य। अब आप बोलेंगे कि सर हमारे देश में 8 यूनियन टेरिटरी हैं, तो क्या 8 यूनियन टेरिटरी में देखा जाए तो क्या 4 सीटें हैं, जी नहीं। आपको 5 सीट याद है, जो 5 सीटें हैं जहां पर वो सीटें एक्टिव नहीं हैं, उनकी बात भी कर लेते हैं। चलिए, तो यहां पर लिखेंगे सभी नोट लगा के लिख सकते हैं कि लिखेंगे वह यूटीज जहां अभी
राज्यसभा की सीटों का आवंटन नहीं है। राज्यसभा की 5 सीटों का, कितनी, 5 सीटों का आवंटन नहीं है, 5 सीटों का एलोकेशन नहीं है। चलिए, तो वो कौन कौन सी यूटी हैं? वो आपकी यूटी हैं, जैसे कि पहली यूटी कौन सी है? अंडमान एवं निकोबार। तो आप लिख सकते हैं यहां पर कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, अभी अंडमान में एक जगह है, अंडमान की राजधानी का नाम क्या है? पोर्ट ब्लेयर। और पोर्ट ब्लेयर का नाम करके भी केंद्र सरकार ने क्या कर दिया है? बताइए, पॉलिटी का क्वेश्चन है भाई कि अंडमान द्वीप समूह जो है, अंडमान द्वीप समूह की राजधानी का नाम क्या है? पोर्ट ब्लेयर। और पोर्ट ब्लेयर का नाम करके अभी केंद्र सरकार ने क्या कर दिया है? श्री विजयपुरम, आर्टिकल 3 का प्रयोग करके। चलिए, आर्टिकल 3 क्या कहता है? कि भारतीय संसद को अधिकार है कि वो भारत के किसी भी क्षेत्र, किसी भी हिस्से में, भारत के संघ राज्य क्षेत्र के हिस्से में नाम परिवर्तन, उसकी सीमा और सीमा में बढ़ाना घटाना सब कुछ कर सकती है। तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, यहां पर अभी राज्यसभा की सीट नहीं है। दूसरा कौन है? दूसरा है लक्षद्वीप, जिसको पहले लक्काद्वीप और अमीनी द्वीप के नाम से भी जानते थे। तो यह है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के बाद और कौन सा है? बताइए, लक्षद्वीप के बाद और कौन सा है? चंडीगढ़। चंडीगढ़ एक यूटी है, यह है आपका चंडीगढ़। और चंडीगढ़ के बाद और कौन है? दादर नागर हवेली और दमन दीव। ये पहले अलग यूटी हुआ करते थे, लेकिन केंद्र सरकार ने 2019 में इनको एक कर दिया। तो दादर नागर हवेली और दमन दीव, दादर नागरा हवेली, दादरा नागर हवेली और दमन दीव, और दमन दीव। यहां पर अभी यूटी यानी कि सीट नहीं है। जो 5 सीटें हैं, ये कभी भविष्य में मान लो 5 सीटें जो एक्टिव होती हैं, तो ये इन यूटीओ में एक्टिव हो जाएंगी और 245 प्लस 5 मिलकर 250 हो जाएगा। लेकिन अभी यहां पर राज्यसभा की सीटों की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए, तो बहुत अच्छे, यानी ये नोट है, इस नोट को अच्छे से याद रखना। बहुत बढ़िया, तो यहां तक आप समझ चुके हैं, लेकिन अभी और भी एक्सप्लेनेशन बाकी है। और वो एक्सप्लेनेशन क्या हो सकता है, देखें। तो 4 सीटें तो मैंने कहां से बता दी? यहां बता दी, ये बता दिया, इसका एक्सप्लेनेशन बता दिया। अब जो 12 सीटें हैं, ये 12 सीटों का एक्सप्लेनेशन क्या है? तो लिखें कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कला, साहित्य, विज्ञान, सामाजिक सेवा से जुड़े लोगों को, सामाजिक सेवा से जुड़े लोगों को मनोनीत करता है, चलिए, तो राष्ट्रपति राज्यसभा में कला, साहित्य, विज्ञान और सामाजिक सेवा से जुड़े लोगों को यहां पर क्या करता है? मनोनीत करता है। और राष्ट्रपति का यही संसद को लेकर एक संबंध होता है, इस संबंध को भी याद रखिएगा। तो देखो कितना अच्छा मैंने चार्ट बनाया है। इस चार्ट को आपको अच्छे से कवर करके चलना है। एक तो ये वाला यहां पर एक्सप्लेनेशन दिया मैंने इसका, ठीक है, इसको ऐसे कर सकते हैं। चलिए, उसके बाद मैंने एक एक्सप्लेनेशन यहां दिया था इसका, बहुत बढ़िया, और एक एक्सप्लेनेशन मैंने यहां दिया था, बहुत अच्छे, ये भी, और यहां मैंने इसका नोट डाउन कर दिया था। बताइए कितना प्यारा लग रहा है, देखिए। तो ये है एक्सप्लेनेशन, और 245 सीटों पर मैंने अभी बात की थी। चलिए, तो फिर आगे चलते हैं। राज्यसभा में जो निर्वाचन होता है वो किस पद्धति से होता है? देखो, मनोनीत होता है। देखो, मनोनीत जो सदस्य
नॉमिनेटेड हो भी थे। राष्ट्रपति जिन 12 सदस्यों को नॉमिनेटेड करता है उनकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि नॉमिनेटेड होना या ना होना वहां पे मैटर नहीं करता कि वो कौन सी पद्धति से है। बस राष्ट्रपति ने ये डिसाइड किया कि नॉमिनेटेड करना है तो करना है, ठीक है। लेकिन बात आती है निर्वाचित। अच्छा, राज्यसभा में जो 233 सीटों पर निर्वाचन होता है वो किस पद्धति से होता है? तो आप लिख सकते हैं राज्यसभा में सीटों का या राज्यसभा में निर्वाचन। तो लिखेंगे सभी, हेडिंग का नाम है राज्यसभा में निर्वाचन। राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन, सदस्यों का निर्वाचन। देखो, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन में देखा जाए तो राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है? आपको बता दूं कि राज्यसभा में सदस्यों को निर्वाचित करते वक्त जनता प्रत्यक्ष विधि से, यानी जनता प्रत्यक्ष विधि से मतदान नहीं करती है। राज्यसभा के कभी आपने चुनाव देखे हैं क्या? राज्यसभा के चुनाव कब कब हो जाते हैं आपको पता भी नहीं चलता। लेकिन लोकसभा के चुनावों में बड़ा शोर होता है हर 5 वर्ष में। लोकसभा के चुनावों में बड़ा ही शोर होता है हर 5 वर्ष में कि लोकसभा के चुनाव आ गए, लोकसभा के चुनाव आ गए। एक मतलब चुनावी त्योहार बन जाता है, पूरे भारत का त्योहार है। लोक चुनावों को तो लोकतंत्र का त्योहार ही कहते हैं। तो एक तरह से हर 5 वर्ष में लोकतंत्र का त्योहार आता है, जैसे लोकसभा इलेक्शन कहते हैं। लेकिन राज्यसभा की चुनावों की ऐसी कोई खबर आपके कानों तक नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि राज्यसभा में जो चुनावों की पद्धति है वो ऐसी पद्धति है जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए समान होती है, बिल्कुल जैसे कि राज्यसभा में जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो जनता द्वारा परोक्ष जनता द्वारा डायरेक्ट माध्यम से चुनकर नहीं आते हैं जैसे लोकसभा में आते हैं, बल्कि राज्यसभा में जो सीटों का निर्वाचन होता है वह समानुपातिक आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एवं गुप्त मतदान और एकल संक्रमणीय माध्यम से, अप्रत्यक्ष माध्यम से किया जाता है। तो आप लिख सकते हैं कि राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन, लिखिए राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों को, देखो राज्यसभा का निर्वाचन ऐसे लिखे, राज्यसभा का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष माध्यम से ना होकर, जनता द्वारा प्रत्यक्ष माध्यम से ना होकर अपितु यानी बल्कि एकल संक्रमणीय पद्धति अर्थात आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कौमा गुप्त मतदान के माध्यम से किया जाता है। गुप्त मतदान के माध्यम से अर्थात अप्रत्यक्ष माध्यम से होता है, अर्थात अप्रत्यक्ष माध्यम से किया जाता है, चलिए, तो यहां तक आप समझ गए। यानी कुल मिला के मैं कहना चाह रहा हूं कि आपने इस पद्धति का नाम तो कहीं सुना है। राष्ट्रपति मैंने पढ़ाया, उपराष्ट्रपति मैंने पढ़ाया, और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का भी निर्वाचन इसी पद्धति से होता है। यानी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव कभी भी जनता सीधे वोट डालकर नहीं करती है। चलिए,
तो राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन आप समझ गए हैं। लेकिन अब आते हैं राज्यसभा में या राज्यसभा के सदस्यों की पदावधि। तो लिखेंगे कि राज्यसभा का कार्यकाल, ऐसे ले सकते हैं, राज्यसभा का कार्यकाल कैसे होता है। देखें, अब राज्यसभा का कार्यकाल सभी जानते हैं कि निश्चित समय 6 वर्ष का होता है। कैसे होता है? निश्चित समय 6 वर्ष का होता है। तो आप लिख सकते हैं। अब बोलेंगे सर जो सभा कभी विघटित नहीं होती है उसके कार्यकाल की कहां से बात आ गई? अरे राज्यसभा का कार्यकाल कहने का मतलब है कि उसका तो भी कार्यकाल होता होगा ना, किसी भी कार्यवाही का, किसी भी समय का। तो राज्यसभा कभी विघटित नहीं होती है, लेकिन राज्यसभा का कार्यकाल होता है। और राज्यसभा का कार्यकाल निश्चित समय 6 वर्ष का होता है। लेकिन ये 6 वर्ष कैसे पूरे होते हैं ये भी जानेंगे। तो आप लिख सकते हैं कि राज्यसभा का कार्यकाल यानी इसका कार्यकाल निश्चित समय 6 वर्ष का होता है। इसका कार्यकाल निश्चित समय 6 वर्ष का होता है। निश्चित समय 6 वर्ष का होता है। तो ये है आपके, यानी जो राज्यसभा का कार्यकाल है वो निश्चित समय कितने का होता है? 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। लेकिन एक बात और आती है कि राज्यसभा में जो सदस्यों का जो निर्वाचन या रिटायरमेंट जो होता है, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन नहीं बल्कि रिटायरमेंट, यानी राज्यसभा में सदस्यों की जो पदावधि होती है वो केवल 2 वर्ष की होती है। आपको बताए राज्यसभा में हर 2 वर्ष में राज्यसभा के कुल सदस्य का 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। यानी राज्यसभा की टोटल संख्या कितनी है? राज्यसभा की टोटल अभी संख्या है 245। 245 का 1/3 निकाल के देखो एक बार कितना आता है? 3 अट्ठे और 3 एकम, लगभग इसे आप मान सकते हैं 82। 82 मेंबर, लगभग 82 मान लीजिए ना, यानी देखो, ठीक है, हाँ, तो लगभग आप इसे मान लीजिए 82, यानी 82 मेंबर, 82 सदस्य ऐसे होते हैं हर 2 साल में जो सेवानिवृत्त हो जाते हैं। यानी राज्यसभा का कार्यकाल कैसे चलता है मैं आपको बताऊं। देखो, राज्यसभा का कार्यकाल होता है 6 का। 6 को यदि मैं 2 से तोड़ूं तो लगभग 3 वर्ष, लगभग 2 वर्ष का आता है, लगभग 2 वर्ष का आता है और लगभग 2 वर्ष का आता है। यानी राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष को ब्रेक किया जाए तो 2-2-2, यानी 3 बार इसके चुनाव होते हैं। राज्यसभा में कितनी बार चुनाव होते हैं एक कार्यकाल में? 3 बार। कितने? 3 बार। तो 6 वर्ष में हो गए 3 चुनाव। हर 2 वर्ष में चुनाव होते हैं। कैसे होते हैं देखिए, मान लीजिए राज्यसभा का गठन हुआ है इस समय, राज्यसभा का गठन प्रारंभिक 2 वर्षों में हुआ, तो 2 वर्ष के अंत में और दूसरे नए वर्ष की प्रारंभ के समय जब चुनाव होते हैं, इस समय यहां बीच में जब चुनाव होते हैं तो जो सदस्य पहले चुनकर आ चुके हैं जो 82, तो राज्यसभा की टोटल सीटों का 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में जो चुनाव होते हैं उसमें क्या हो जाते हैं? सेवानिवृत्त हो जाते हैं। लेकिन आप पूछेंगे कि सर जो रिटायरमेंट वाले लेने वाले जो सदस्य हैं जो निर्वाचित हुए थे लास्ट 2 वर्ष पहले, जब वो रिटायरमेंट लेते हैं तो क्या वो वापस से आ सकते हैं? वो वापस से भी चुनकर आ सकते हैं, क्योंकि हमारे संविधान में कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि कोई एक व्यक्ति केवल एक बार या केवल 2 बार ही चुनाव जीत सकता है या किसी पद पर जा सकता है। आप चाहे तो राष्ट्रपति ले लो, राष्ट्रपति में भी लिखा गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव या राष्ट्रपति, एक व्यक्ति कई बार राष्ट्रपति बन सकता है, उसका कई बार पुनर्निर्वाचन हो सकता है। आर्टिकल 57 में बोला गया है राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन जो होता है वो अनुच्छेद 57 में होता है। तो इसका मतलब है कि राज्यसभा में जो चुनाव होते हैं हर 2 वर्ष में, वो राज्यसभा की टोटल सीटों का 1/3 सदस्य यानी लगभग 82 मेंबर हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। लेकिन सेवानिवृत्त होने वाले सदस्य पुनर्निर्वाचित भी हो सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं इसका पूरा एक्सप्लेनेशन, आप लिख दीजिए यहां पर एक्सप्लेनेशन क्या है इसका। इसका एक्सप्लेनेशन है कि राज्यसभा में प्रत्येक 2 वर्ष में राज्यसभा के कुल सदस्य का 1/3
एक तिहाई सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। यानी आप एक बात समझ चुके हैं, ठीक है। यानी आपने एक बाल्टी ली, उसको पानी से भरा और हर 2 घंटे में आधा पानी खिलाया और आधा पानी भर दिया, ठीक है। जैसे कि ये मान लो एक पानी की बाल्टी है, ठीक है, ये पानी का मग है, ये पानी से अभी पूरा भरा हुआ है, ये पानी से पूरा भरा हुआ है, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे कि पानी की बाल्टी है, पानी से पूरी भरी हुई है, लेकिन जैसे ही आप इस बाल्टी को खाली करेंगे, आधी खाली करेंगे, तो बाहर वाला पानी नीचे आ जाएगा और जो नया पानी भरेंगे वो क्या होगा, वो नीचे की तरफ जाएगा और नीचे वाला जो पानी पहले था वो ऊपर आ जाएगा। आपने कभी महसूस किया ये? नहीं किया। जैसे पानी की बाल्टी है, वो पानी से पूरी भरी हुई है, लेकिन आप उस बाल्टी को आधी करना चाहते हैं, ठीक है। आपने कहा कि मैं इस बाल्टी को भरूंगा और फिर आधा खिलाऊंगा, भरूंगा फिर आधा खिलाऊंगा, ठीक है, और हर 2 घंटे में करूंगा। 2 घंटे मान लीजिए, 2 वर्ष 2 घंटे, तो हर 2 घंटे में करूंगा। अब आपने पानी की बाल्टी भरी, ठीक है, जिस समय भरी उसके 2 घंटे, ठीक तो 2 घंटे बाद आपने उस बाल्टी को आधा खिला दिया, तो जो ऊपर का जो आधा पानी था वो नीचे बह गया और आधा पानी भी बाल्टी में है। अब आप उस बाल्टी को नल के नीचे लगाते हैं और फिर दोबारा उस बाल्टी को भरते हैं, तो जो नया पानी है वो नीचे जाएगा और पुराना वाला पानी ऊपर आ जाएगा। समझ गए? यानी ये राज्यसभा की प्रोसेस चलती रहती है। आप बाल्टी को खाली करते हैं, नया वाला पानी, पुराना वाला पानी नीचे जाता रहता है और नया वाला पानी फिर दोबारा रिसाइकिल होता रहता है। तो ये प्रोसेस चलती रहती है। यानी बाल्टी से आप समझ सकते हैं, जैसे कि आपने बाल्टी को आधी खाली करना चाहा है, तो बाल्टी का आधा पानी नीचे आ जाएगा और जो इसमें नया पानी आएगा वो प्रेशर की वजह से नीचे बैठेगा और पुराना वाला पानी जो होगा वो ऊपर आ जाएगा। तो ये प्रोसेस चलती रहती है और राज्यसभा के ये सदस्य है कि नए सदस्य आते रहते हैं, पुराने सदस्य जाते रहते हैं, नए सदस्य आते रहते हैं, पुराने सदस्य जाते रहते हैं। लेकिन नए सदस्यों का इन द सेंस, नए सदस्यों में कई बार ऐसा भी होता है कि एक चेहरे 3 बार देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। चलिए, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक एक्सप्लेनेशन दे देना चाहता हूं कि जैसे कि मैंने ये बताया था, राष्ट्रपति राज्यसभा में कला, साहित्य, विज्ञान, सामाजिक सेवा से जुड़े लोगों को मनोनीत करता है। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल आता है सचिन तेंदुलकर का। आपको पता है सचिन तेंदुलकर जो हैं हमारे गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाते हैं, क्रिकेट के भगवान कहे जाते हैं। तो गॉड ऑफ क्रिकेट यानी सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट में जो उपलब्धि हासिल की है वो अभी तक कोई नहीं कर पाया है, जिसे गॉड ऑफ क्रिकेट कहते हैं, क्रिकेट का भगवान कहते हैं। सचिन तेंदुलकर अपने कार्यकाल के समय, कांग्रेस सरकार के समय ये राज्यसभा के मेंबर थे, ठीक है। उसके अलावा 2012 की आपसे बात कर रहा हूं, 2012 के आसपास राज्यसभा के मेंबर रह चुके हैं। उसके अलावा और भी सदस्य हैं, जैसे कि जया बच्चन जो अभी मौजूद है राज्यसभा में, अभी जिनकी जगदीप धनखड़ से बहस हो गई थी तो जया बच्चन जो है, जया बच्चन अभी भी राज्यसभा की मेंबर है। क्या आपको क्या लगता है कि राज्यसभा की जया बच्चन इज अ पॉलिटिशियन? नो, जया बच्चन इज नॉट पॉलिटिशियन। वो पॉलिटिशियन ही नहीं, बल्कि वो तो कला मतलब आर्ट से आती है, और कला का मतलब होता है एक्टिंग। वो तो एक्टिंग से आती है, यानी बॉलीवुड की दुनिया की सबसे महान अभिनेत्री हैं जया बच्चन अपने समय की, ठीक है। चलिए, उसके अलावा मैं बात करता हूं नेक्स्ट, जैसे अभी है सुधा मूर्ति जो है, मैं सुधा मूर्ति की बात कर लूं। सुधा मूर्ति जो है अभी राज्यसभा की सदस्य मनोनीत हुई हैं और राष्ट्रपति ने की हैं। तो सुधा मूर्ति जो है, जो द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने सुधा मूर्ति को राज्यसभा में मनोनीत किया है। अब वो राज्यसभा की सदस्य हैं, लेकिन मनोनीत सदस्य हैं। तो और हाँ, ये बात भूलना कभी कि मनोनीत सदस्यों को राज्यसभा का सदस्य नहीं मानते, बल्कि राज्यसभा की सभी कार्यवाहियों में बस राष्ट्रपति के चुनाव को छोड़कर बाकी सभी कार्यवाहियों में, हाँ, और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों की तरह मिलने वाली जो फैसिलिटी हैं वो इनको भी दी जाती हैं। तो कुल मिला के सुधा मूर्ति, जो इन्फोसिस के को फाउंडर नारायण मूर्ति और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की जो सासू मां कहा जाती है, वो ये हैं,
ठीक है, सुधा मूर्ति, ये कौन है, राज्यसभा की मेंबर है। तो ऐसे ऐसे करके बड़े बड़े, ये सामाजिक सेवा से आती हैं, ये कला से आती हैं, और ये भी कला से ही आते हैं एक तरह से, ठीक है। जैसे कि और भी कई हो सकते हैं, जैसे विज्ञान में मान लो कोई और व्यक्ति हो गया, मान लो विज्ञान में कोई अच्छा वैज्ञानिक है, अच्छा साइंटिस्ट है इसरो का, ठीक है, इसरो का साइंटिस्ट है, डीआरडीओ का, कहीं का भी है, तो कुल मिला के उसको भी राज्यसभा में बैठा सकते हैं। कल को मान लो साहित्य से कोई लेखक आ सकता है, कोई राइटर आ सकता है, ठीक है। चलिए, तो ये था एक्सप्लेनेशन, और यहां तक मैंने पूरा करा दिया था। तो यहां से मैंने राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल, उनकी पदावधि, ये सारी चीज देख दी थी। अच्छा, राज्यसभा का कोई भी सदस्य बनने के बाद क्या त्यागपत्र दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है त्यागपत्र, ठीक है। चलिए, तो राज्यसभा में प्रत्येक 2 वर्ष में राज्यसभा के कुल सदस्य का 1/3 लगभग 82 बताए मैंने, प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। और मैंने पानी की बाल्टी वाला एग्जांपल आपको सेट कर दिया है कि बाल्टी को जब आप भरते हैं, पूरी बाल्टी भरी है, ठीक 1 घंटे या 2 घंटे के बाद जब उस बाल्टी को आप आधी करना चाहते हैं, तो ऊपर वाला पानी खल जाता है, ऊपर वाला जो पानी है वो बाहर बह जाता है, और जब नया पानी भरते हैं तो पुराना वाला पानी ऊपर आके और नया पानी नीचे सेट हो जाता है। यानी नए सदस्यों का आना, पुराने सदस्यों का जाना, ऐसे एक क्रम चलता रहता है। और ये क्रम चलते चलते 6 साल हो जाते हैं। फिर दोबारा आपको महसूस भी नहीं होता कि 6 से फिर अगले 1 वर्ष की प्रारंभ हो जाती है। यानी ये सदन कभी भी विघटित नहीं होता है। और इसमें चुनावों का पद्धति का नाम क्या होता है, सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, टोटल कितनी सीटें होती हैं, कहां से सीटें कहां से हैं, कौन सी यूटी अभी ऐसी है जहां पर कोई भी सीट नहीं है, ये सारी चीजें आपको तरीके से करनी होंगी, तब जाके आप पूरा, और इस वाले मैप को अपने दिमाग में बैठा लेना कि जो ये मैप मैंने समझाया था, इस मैप को अपने दिमाग में आपने सेट कर लिया, तो कहीं ना कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, कहीं से भी आप कहीं भी मात नहीं खा सकते। एक ये वाला मैप और एक है आपका ये वाला मैप, इस मैप को आप अच्छे से कर लेना, ये मैप अच्छे से कर लिया तो कहीं भी आप मात नहीं खा सकते। चलिए, तो अब बात कर लेते हैं आगे, और मैं अब बात कर लेता हूं राज्यसभा के पीठासीन अधिकारियों की बात। चलिए, तो हेडिंग डालेंगे सभी, राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी, प्रोसीडिंग ऑफिसर ऑफ द राज्यसभा, राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी। देखो, प्रोसीडिंग ऑफिसर ऑफ द राज्यसभा, मैंने एक चीज पढ़ाई थी, पीठासीन अधिकारी में मुझे एक चीज को पढ़ाते हुए बड़ी ही तसल्ली होगी, क्योंकि मैं उस पर काफी लंबी बहस कर चुका हूं और काफी लंबा चैप्टर पढ़ा चुका हूं। वो है भारत के उपराष्ट्रपति। देखो, राज्यसभा में 2 प्रकार के पीठासीन अधिकारी होते हैं। पहले पीठासीन अधिकारी की बात करें तो पहले अधिकारी होते हैं जो सबसे बड़े होते हैं, उनको कहते हैं चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, यानी राज्यसभा के सभापति, राज्यसभा के सभापति, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। और दूसरे जो राज्यसभा के प्रोसीडिंग ऑफिसर होते हैं, जो सभापति से नीचे की रैंक के होते हैं, उनको कहते हैं राज्यसभा के उपसभापति, राज्यसभा के उपसभापति। ओके, यानी सभापति और उपसभापति, इसको बोलते हैं चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। चलिए, अब राज्यसभा के जो सभापति होते हैं उनको आप अच्छे से जानते भी हैं। राज्यसभा के सभापति अभी का नाम है जगदीप धनखड़, लेकिन उपसभापति का नाम तो मुझे अभी भी नहीं पता, और जरूरी भी नहीं है कि आप इनके नामों को भी देखें। उपसभापति हाँ डाल के देख सकते हैं, वो मिल जाएगा, गूगल पे मिल जाता है, लेकिन अभी एक्चुअली में नहीं पता है, क्योंकि उपसभापति जो होता है इसकी कोई अलग से सीट नहीं होती। जो वाइस चेयरमैन होता है इसकी कोई अलग से सीट नहीं होती। ये राज्यसभा का जो उपसभापति होता है ये एक्चुअली में राज्यसभा के सदस्यों के साथ ही बैठता है, तो आप अलग से पहचान नहीं कर सकते। लेकिन आप नाम जानना चाहते हैं तो नाम आप कहीं से भी जान सकते हैं। लेकिन सभापति जो है ये अलग से ही आपको एक चेहरा दिखता है टीवी पर, मीडिया में, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, जहां भी क्लिप आती है। और जगदीप धनखड़ तो है ही इतने बुद्धिमान आदमी हैं, इनकी इतनी डिबेट, इतनी इनकी बहस हमेशा दिखती है। और जगदीप धनखड़ राज्यसभा के सभापति तो हैं, लेकिन आपको पता है ये भारत के उपराष्ट्रपति भी हैं। कौन है? भारत के उपराष्ट्रपति।
तो ये कौन है अभी? उपराष्ट्रपति। और आपको पता है कि हमारे भारत का संविधान ये कहता है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, यह बात कही गई है आर्टिकल 64 में। लेकिन सेम यही बात कही गई है आर्टिकल 89 में। तो भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है? पदेन सभापति होता है। ये आपस में कोरिलेट होते हैं बच्चों, ये आपस में कोरिलेट है कि भारत का उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। चलिए तो अब सीधी बात ये कर लेते हैं कि राज्यसभा के सभापति की बात करें तो यहां पर लिख देते हैं राज्यसभा का सभापति, पहला पद, और ये है आपका सभापति। और सभापति को बोला जाता है चेयरमैन, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, नॉट स्पीकर। जबकि स्पीकर बोला जाता है लोकसभा के अध्यक्ष को, और चेयरमैन बोला जाता है राज्यसभा के सभापति, उसके अध्यक्ष को। होता तो ये भी अध्यक्ष है। चलिए तो सभापति की बात करें तो देखें, पहले इनका चुनाव देख लेते हैं। ये चुनकर कैसे आता है भाई साहब? देखो, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि राज्यसभा का जो सभापति है इसका कोई भी चुनाव नहीं होता, बल्कि चुनाव होता है तो भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। और भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कराने का कार्य भारत का भारतीय निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है, ईसीआई कराता है। हाँ जी, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव। तो आप लिख सकते हैं कि राज्यसभा का सभापति का कोई चुनाव नहीं, बल्कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। और या ये कह सकते हैं कि राज्यसभा के सभापति का चुनाव, राज्यसभा के सभापति का चुनाव, राज्यसभा के सभापति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। कि चुनाव में संसद के दोनों सदनों, यानी बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित तथा मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। तो ये बातें थी आपके चुनाव में। अच्छा, मैंने जब भारत का उपराष्ट्रपति चैप्टर कराया था बच्चों, तो भारत के उपराष्ट्रपति के चैप्टर में मैंने बताया था कि भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है और कौन कौन भाग नहीं लेता। ये वही लाइन है बिल्कुल सेम, कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव यानी राज्यसभा के सभापति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित और सभी मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं, जबकि राज्य विधानसभाओं का कोई भी निर्वाचित और मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेता, यानी इसका विधानसभा से कोई मतलब नहीं होता। चलिए, तो ये थे चुनाव की, और यही राज्यसभा के सभापति का चुनाव होता है, और ऐसे करके यहां पर राज्यसभा का सभापति बन जाता है। चलिए, और राज्यसभा के सभापति को हटाने के लिए क्या बताया था मैंने, कि राज्यसभा के सभी सदस्यों का 2/3 मत और लोकसभा के 1/3 मत से भी इनको बर्खास्त कर सकते हैं। राज्यसभा के सभापति अर्थात भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राष्ट्रपति की तरह किसी भी महाभियोग की आवश्यकता नहीं होती। उसको हटाने के लिए राज्यसभा के प्रभावी अर्थात विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। दैट्स इट, दैट्स इनफ। चलिए, तो यहां तक आप समझ चुके हैं चुनाव। अच्छा, ये बताइए, चुनाव तो आप समझ गए, लेकिन इसके हटने की प्रोसेस भी आप जानते हैं कि इसको बर्खास्त कैसे किया जाता है। ठीक है, इसको बर्खास्त करने का तरीका मैंने बता चुका हूं उपराष्ट्रपति में। चलिए, उसके अलावा मतलब वही चीज है सेम सारी। तीसरी चीज क्या है बताइए, एक बर्खास्त करना, चुनकर आना तो बर्खास्त कर देना। और इनके कार्यकाल की मैंने बात की थी, कार्यकाल कितना होता है इनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। कितने का? 5 वर्ष का। लेकिन उपराष्ट्रपति अपने कार्यकाल पर और भी समय रह सकता है, जब तक कि उसका उत्तराधिकारी ग्रहण ना कर ले। ठीक है, चलिए, 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। और उसके अलावा और क्या बताया था मैंने उपराष्ट्रपति में, ये उपराष्ट्रपति ही एक तरह से राज्यसभा का सभापति ही उपराष्ट्रपति होता है।
तो कार्यकाल हो गया, बर्खास्त हो गया, चुनाव हो गया, और क्या चीज बताई मैंने इसमें आपकी, और बताया मैंने इसमें आपका बस यही सारी चीज थी। ओके, दैट्स इट। चलिए अच्छा मुझे एक चीज बताएं आप, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ देता हूं। चलो मेरे पास आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू एंड आई हैव अ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फॉर यू एंड योर चैलेंज, मतलब आई वांट टू गिव योर चैलेंज। ठीक है, देखें तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि मान लीजिए उपराष्ट्रपति के चुनाव या राष्ट्रपति के चुनाव में, मान लीजिए ऐसा ऐसा हुआ नहीं है आज तक, लेकिन फिर भी मान लीजिए कि आपको पता है, मैं एक बार चलो बता ही देता हूं आपको, राष्ट्रपति का चुनाव और उपराष्ट्रपति का चुनाव जब होता है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसको कराता है। ठीक है, यानी जब भारत का निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव संपन्न करा देता है, और मान लो चुनाव कराने के बाद यदि चुनाव में कोई भी विवाद उत्पन्न हो जाए, इलेक्शन में मान लो कोई भी डिबेट हो जाती है कि भाई कोई कहता है इलेक्शन फ्रॉड हुए हैं, इलेक्शन गलत हुए हैं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति गलत तरीके से चुनकर आ गए हैं, है ना, इलेक्शन में गड़बड़ी हुई है, तो इस चुनावों में जो होने वाले विवाद हैं, जो होने वाले डिस्प्यूट हैं, उनकी जांच करता है भारत का सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अब भारत के सुप्रीम कोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन करते समय यह पाया कि भारत के उपराष्ट्रपति पद का चुनाव जो है वो फ्रॉड हुआ है, वो गलत तरीके से हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस पर अंतिम होता है। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट को ही अधिकार है कि वो उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के चुनावों में जो विवाद आते हैं उनकी जांच कर सके। मान लो सुप्रीम कोर्ट ने उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति किसी दोनों या दोनों में से कोई एक का चुनाव को फर्जीवाड़ा कह दिया और उसने तुरंत उपराष्ट्रपति का त्यागपत्र मांग लिया, तो मुझे बताइए, देखो उपराष्ट्रपति त्याग तो देगा, त्याग पत्र तो दे देगा, क्योंकि उपराष्ट्रपति पद पर जो व्यक्ति निर्वाचित हुआ है वो गलत तरीके से हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने पाया है कि यह तरीका गलत है, इसलिए उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र दो। यदि मान लीजिए उपराष्ट्रपति ने अपना त्यागपत्र दे दिया उस समय चुनाव के बाद, कुछ समय के बाद, 2 महीने 3 महीने, तो 3 महीने तक उसने अपना जो आदेश दिया था, जो कार्य किया है, यानी 3 महीने के समय में उसने जो भी कार्य किया था, जो आदेश दिया था, क्या वह आदेश भी अमान्य माने जाएंगे? या 3 महीने तक उसके द्वारा जो किया गया कार्य है, क्या वो सभी अमान्य कार्य होंगे? नहीं। याद रखना, यदि उपराष्ट्रपति के चुनाव, उपराष्ट्रपति पद का चुनाव यदि सुप्रीम कोर्ट द्वारा सत्य पाया जाता है कि जांच में गड़बड़ी हुई है, जांच फर्जीवाड़ा है, जो भी है, उपराष्ट्रपति चाहे भले अपना त्यागपत्र दे दे, लेकिन उसके द्वारा किए गए जितने भी कार्य हैं वो सभी प्रभावी रहेंगे, वो सभी मान्य रहेंगे। इस बात को अपने दिमाग में और अपने भेजे में बिठा लेना। कल को यदि राष्ट्रपति के चुनाव में आप कोई भी गड़बड़ी पा लेते हैं और राष्ट्रपति को अगले 1 साल बाद त्यागपत्र देना पड़ता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा त्यागपत्र देने से पहले और उसके पद ग्रहण करने तक के बाद जो भी कार्य हुआ है वो सब मान्य रहेगा, वो सब लीगल रहेगा, उसकी कोई भी चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है, बहुत अच्छे, ये है कॉन्सेप्चुअल चीजें, ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं जो आपको हर किताब में नहीं दी जा सकती। हां, कुछ किताबें हैं जिनमें एक्सप्लेनेशन दिया गया है, लेकिन उनमें भी पूरी व्याख्या नहीं दी गई है, बच्चा पढ़ता है तो कंफ्यूज हो जाता है। इसलिए टीचर की भूमिका बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है कि टीचर उस चीज को तोड़ के, मरोड़ के, ऊपर नीचे सब कुछ पूरे तरीके से आपको समझा देता है, जिसमें आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आती। और बताइए, यानी यहां तक तो आप समझ ही गए हैं। तो चलिए, क्वेश्चन तो मेरा हो गया, गड़बड़ी को लेकर था, लेकिन बर्खास्त हो गया, कार्यकाल हो गया, और क्या पॉइंट हो सकते हैं? चुनाव हो गया, चुनाव के अलावा हाँ त्यागपत्र हो गया। अच्छा ये बताइए, राज्यसभा का सभापति त्यागपत्र किसको देता है? देखें तो त्यागपत्र की मैं बात करूं, ये अपना जो त्यागपत्र है, सभापति होता है उपराष्ट्रपति, और राज्यसभा का सभापति त्यागपत्र देता है किसको? राष्ट्रपति को। किसको देता है? राष्ट्रपति को। बहुत अच्छे, त्यागपत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को।
और जैसे ही सभापति जब अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है तो ऑटोमेटिकली उपसभापति सभापति बन जाता है, याद रखना। चलिए, अभी कौन है? जगदीप धनखड़, जो राजस्थान से आते हैं। राजस्थान इनकी जन्मभूमि है, बर्थ प्लेस है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले। राज्यसभा के सभापति के कार्य और शक्तियां लोकसभा के अध्यक्ष की तरह होती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो राज्यसभा में इतना ही जान लीजिएगा। और उपसभापति को लेके मैं थोड़ा सा, लेकिन अगली बार हम राज्यसभा का उपसभापति पढ़ेंगे और उपसभापति को क्लियर करेंगे अच्छे से। चलिए फिर आएंगे हम लोकसभा की तरफ। तो बहुत ही अच्छी स्पीड चल रही है, समझाते हुए चल रहे हैं बिल्कुल, और विद एक्सप्लेनेशन के साथ। फिर मिलते हैं आपसे जल्दी ही, और सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और फिर एक बार फिर आइएगा, फिर हम उपसभापति की तरफ चलेंगे, फिर लोकसभा की तरफ चलेंगे, फिर प्रपोजल्स की तरफ चलेंगे, ठीक है। लेकिन इससे पहले एक आज के लिए आपका मोटिवेशन, और जरूर मोटिवेशन तो नहीं लेकिन आज की लाइफ से जुड़ा हुआ एक लाइन है, मैं आप सभी से कह देना चाहता हूं। लाइन कुछ ऐसी है कि यदि रास्ते में चलते हुए रास्ते में आपके साथ कोई चल रहा है, यदि रास्ते में आपके साथ कोई चल रहा है लेकिन फिर भी अकेलापन आपको खा रहा है, यदि रास्ते में आपके साथ कोई चल रहा है और अकेलापन आपको खा रहा है, तो समझ लीजिएगा कि आपने किसी गलत साथी को चुन लिया है। क्योंकि ऐसा कभी हुआ ही नहीं है कि सही साथी के चुनने के बाद आपको उनके साथ चलने में कभी एकांत लगे। ये बहुत लोगों के साथ होता है कि पार्टनर तो चुन लेते हैं, लेकिन चुनने के बाद क्या होता है कि जब आप उसके साथ कहीं जाते हैं फिर भी आपको जो अकेलापन होता है वो अंदर से तोड़ रहा है, खा रहा है आपको। तो आप यकीन मानिएगा कि वो पार्टनर आपके लिए बना ही नहीं है। तो ऐसे कुछ कहा गया कि पथ में आपके साथ कोई चल रहा है और आपको फिर भी अकेलापन आपको खा रहा है, तो यकीनन मानिए कि आपने अपना साथी गलत चुन लिया है। चलिए, और एक शायरी और है, मैं उसको बता देता हूं कि पहली मोहब्बत ना मिली तो मलाल ना कर, पहली मोहब्बत ना मिली तो मलाल ना कर, किसी की आखिरी मोहब्बत बनकर कमाल कर। ऐसी कुछ बातें हैं। चलिए, तो फिर मिलते हैं आपसे जल्दी ही नेक्स्ट पार्ट में राज्यसभा के उपसभापति के साथ, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।